नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर एडवोकेट। आज बात करते हैं किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन के सच की। क्या मंशा है आंदोलन की, किस वजह से आंदोलन किया जा रहा है। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो, पर किसान आंदोलन के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं। अन्न उत्पादक कहें या अन्नदाता कहें, अगर अन्नदाता कहते तो दाता तो इस दुनिया में एक ही है भाई, जो सबको देने वाला है और जो किसी से कुछ लेता नहीं है, सबको देता ही है, वो है ईश्वर। हम उनको कोई भगवान राम के रूप में पूछता है, कोई अपने मजहब के हिसाब से किसी और रूप में उसकी पूजा अर्चना करता है। तो कोई शिव के रूप में पूछता है, कोई गणेश जी के रूप में पूछता है, कोई हनुमान जी के में, कोई वाहेगुरु के, कोई जीसस के, कोई अल्लाह के रूप में पूछता है। तो देने वाला तो एक ही है। तो अगर किसान अन्नदाता है, एक बात को मैंने मान लिया अन्नदाता है, पर कभी आपका निजी अनुभव से मालूम पड़ना, किसान से अगर आप गेहूं वगैरह खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक पशु होता है ना, ऐसे एक गेहूं अपना फालतू डलवा के देख लेना, कभी डालेगा नहीं। पर फिर भी भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान निस्संदेह बहुत मेहनत करते हैं। हमें उनकी सभी जायज मांगों को मान लेना चाहिए। पर ये आंदोलन की बात इतर है, अभी आंदोलन की बात पे आ रहा हूं मैं अभी। तो आंदोलन की जो बात है उस पर अभी चर्चा करता हूं। अगर किसान ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये अन्नदाता नहीं है भाई। 3-3, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी से ट्रॉली खिंचवा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली, अपनी इतनी महंगी महंगी कारों से, वो किसान नहीं है, वो किसान हो ही नहीं सकते। किसान अपने एक एक रुपए को, एक एक फसल को बड़े सहज से रखता है। अगर ये अन्नदाता है तो जो कपड़ों की मिलों में, जो मिलों के मालिक है, या मिल में जो कपड़ा बना रहे हैं, टेक्सटाइल मिल्स में, वो वस्त्रदाता हो गए, स्वर्णकार जो हो गया, सोनादाता हो गया, और जो अन्य उत्पादन कर रहे हैं, अन्य वस्तुओं का, बर्तनों का, भंडारण का, वो सब जो है दाता हो गए। परंतु दाता कोई नहीं है भाई। दाता तो वो है जो बिगर किसी कुछ लिए दे रहा हो। ये तो पैसा लेके दे रहे हैं ना भाई। तो जो पैसा ले रहा है वो उत्पादक है। अपना जो पैसा उसने लागत लगाई है, उस पर मुनाफा अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, जो उसका कर्तव्य है उसको करना भी चाहिए। अपना पैसा रख के वो अपना सामान बेचता है। अब बात करते हैं इस किसान आंदोलन की। देखो, वैसे तो किसान आंदोलन का जो है हमारा इतिहास पुराना है। नील की खेती के विरोध में, अंग्रेजों के विरुद्ध 1859 और 1860 में आंदोलन किया गया था। जो अंग्रेजों ने जबरदस्ती इंग्लैंड में नील का मांग डिमांड थी, तो नील की खेती करवाते थे, इससे फसल बंजर हो जाती थी। तो किसानों ने उसका विरोध किया था, आंदोलन किया था। उसके बाद 1918 में हमारे गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने चंपारण बिहार में भी किसानों के लिए आंदोलन किया था। उसके बाद बहुत फेमस एक आंदोलन हुआ था, आपको ज्ञात हो, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आंदोलन किया था, जिसे बारदोली का आंदोलन कहते हैं। बारदोली के बैल के नाम से वो फेमस हुआ था। तो बहुत पुराना हमारा किसानों का आंदोलन का इतिहास रहा है। और जो वो आंदोलन हुए तो वाकई उनकी जो मांगे थी वो बहुत वाजिब थी, बहुत जायज थी, और उनका निराकरण, उनका समाधान होना अत्यंत आवश्यक था। उसके बाद एक आंदोलन हुआ दिल्ली में, स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी टिकैत लगभग 5 लाख से ऊपर की किसानों को लेके दिल्ली में आए थे वोट क्लब पे। राजीव गांधी जी की सरकार थी। राजीव गांधी जी ने डील करने की कोशिश किया। उस समय 300 फायर हुए, 27 हमारे किसान हताहत हुए। आंदोलन खत्म हो गया और कहा किसानों को, टिकैत साहब को पगड़ी पहना के भेजा गया, आपकी मांगे मांग ली गई है, पर कोई मांगे उनकी नहीं मानी। इन किसानों को देखते हुए एक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एक स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ, जिसने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। 2006 में हमारे उस समय कांग्रेस की यूपी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस लेडेड, जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी ने 2006 से लेकर 2014 तक 8 साल तक उस रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसमें उन्होंने कुछ फसलों को निर्धारण किया था एमएसपी के लिए। उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, एमएसपी के ऊपर कोई बात नहीं करी कांग्रेस ने, कुछ नहीं करा। किसानों के इस सब हालों को देखते हुए हमारे माननीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में फार्म लॉ लाए, किसानों के लिए 3 बिल लाए,
हो सकता है उसमें कुछ विसंगतियां हो, उसको दूर करने के लिए तैयार थे। तब आपने देखा था कि किस तरीके से भयंकर उत्पात हुआ, भयंकर तबाही हुई, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार का नुकसान हुआ, तेल डीजल की बर्बादी अलग हुई, लाल किले तक को नहीं छोड़ा, लाल किले तक पे हिंसा हुई और तिरंगे की जगह दूसरा ध्वज फहरा दिया गया। तभी से लग गया था कि ये सब चीजें किसान आंदोलन की नहीं है। अल्टीमेटली मोदी जी ने 2021 में फार्म लॉ को रिपील कर दिया। अब 2024 फरवरी में फिर फार्म लॉ फार्मर्स का एजिटेशन शुरू हुआ। और शुरू कहां से होता है? शुरू होता है पंजाब से। पंजाब के कुछ नेता, उनकी आपने, मैं इसमें डाल नहीं रहा वो कटिंग्स, वो उनकी वीडियोस आपने देखा होगा, उसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है, राम मंदिर ने इसके ग्राफ को नीचे लाना है, इसने समाज को एक कर दिता सी, जो उनके शब्द है, मैं तो प्रॉपर पंजाबी नहीं हूं, तो कि मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है, इसके ग्राफ को नीचे लाना है, इसने समाज को जाति पाति धर्म मजहब से उठा के एक करने की कोशिश करी है, राष्ट्र का नायक हो गया है, भारत की जो तूती बोल रही है, विदेशों में भी विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु हो गया, विश्व नायक बन गया है, तो उसके ग्राफ को नीचे लाना है। फिर एक और माध्यम से पता चलता है कि वो चाहते हैं कि भारत में अस्थिरता रहे, जो खालिस्तान ग्रेड है, क्योंकि अगर अस्थिरता रहेगी, अस्थिर गवर्नमेंट होगी, अभी तो मजबूत गवर्नमेंट है, इनको ये है कि मोदी की गवर्नमेंट बड़ी मजबूत है, तो खस्ता हाल से इसने मजबूत स्थिति में लिया है देश को, तो उनका ये कहना है कि अगर खस्ता गवर्नमेंट रहेगी तो हम रेफरेंडम ला देंगे और खालिस्तान बना देंगे। मेरी एक बात, चलो मैं मानता हूँ खालिस्तान बना लो, पर आपको भारत में जो पंजाब है उसी का खालिस्तान क्यों चाहिए? आपको पाकिस्तान के हिस्से में जो भारत से ज्यादा एरिया है पंजाब का लगभग, उसमें से आपको खालिस्तान क्यों नहीं चाहिए? खैर चलो इसको भी छोड़ो। 2025 का रेफरेंडम था, उनको कह रहे हैं हम 50 साल पीछे हो गए हैं, अब 50 साल बाद के मोदी जी ने हमें पीछे कर दिया है, देश को एक कर दिया है। अब बात करते हैं ये, अब ये जो नया प्रपंच हुआ है ये किस लिए हुआ है, क्या मांगे हैं किसान की? अब वीडियो होती है अब स्टार्ट, 5-6 मिनट जो मैंने आपका लिया वो क्षमा कीजिएगा। पहला है इनको एमएसपी चाहिए, ठीक है जी। दूसरा, मनरेगा में 700 रुपए रोज 200 दिनों के लिए चाहिए। तीसरा, फ्री बिजली चाहिए, डीजल सब्सिडी चाहिए, खाद फ्री चाहिए, बीज फ्री चाहिए, फर्टिलाइजर फ्री चाहिए, और जो बैंक लोन बकाए हैं किसानों पे वो सब माफ चाहिए, और कोई क्रिमिनल केस चल रहे हैं तो वो सब लिफ्ट होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। और एक प्रमुख महत्वपूर्ण मांग है, जो बुजुर्ग किसान है 58 से लेके 60 साल, 58 या 60 साल से ऊपर के, उनको 10,000 रुपये महीने का वेतन चाहिए। तो अब आते हैं, अगर केवल एमएसपी की बात करें तो एमएसपी लागू कर देते हैं तो 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा देश के ऊपर। अगर मान ले पूरे 15 करोड़ किसान भी मान लेते हैं 135 करोड़ में से, तो 15 करोड़ के हिसाब से में 2 करोड़ अगर बुजुर्ग है 58 से 60 साल की एज की है, तो 2 करोड़ गुना 10,000 जो पेंशन मांग रहे हैं गुना 12, मतलब 12 महीने, तो 2,40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ ये है, या बोझ है। मनरेगा में 15 करोड़ को 700 गुणा 200, 21 लाख करोड़ का ये है, 21 लाख करोड़ रुपए इसके लिए चाहिए। बिजली का बिल अगर 8 रुपए यूनिट मान लेते हैं, 15 करोड़ फैमिली है, 15 करोड़ किसान है, 200 यूनिट मान लेते हैं 8 रुपए के हिसाब से गुणा 12, तो 2,88,000 करोड़ के आसपास, 2,88,000 करोड़ रुपए के हिसाब आसपास ही इसका बजट बनेगा। केंद्र की कुल सब्सिडी जो है केंद्र राज्य की 3,56,000 लाख करोड़ रुपए है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल बजट है 45,03,97 करोड़, और जो सरकारी खर्च है वो 6% अधिक है, मतलब डेफिशिट है, फिजिकल डेफिशिट है, फाइनेंशियल डेफिशिट है इसमें। अगर गेहूं पे एमएसपी लाते हैं तो अभी इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का रेट है 17 रुपए 75 पैसे, सरकार खरीद रही है 22 रुपए के हिसाब से, 22 रुपए 25 से 50 पैसे के हिसाब से। उसका आटा हमें मिल रहा है 35 से 40 रुपए के हिसाब से। अगर एमएसपी लागू करते हैं तो 2,252 रुपए प्रति किलो का गेहूं का रेट होगा। जो आटा आएगा आपके पास वो 290 रुपए 300 रुपए के आसपास आएगा। क्या आप खरीद पाएंगे? छोड़िए इसमें भी,
इसमें भी एक नई और मांगे किसानों की जुड़ गई है। वो नई मांगे भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी कहीं मेंशन किया है उसे। नई मांगे क्या है कि देखिए 36 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है, एमएसपी 10 लाख करोड़, मनरेगा 21 लाख करोड़, पेंशन 24 लाख करोड़ और बिजली का जो है 2,88,000 लाख करोड़ रुपए, ये किसानों की मांगों के साथ 36 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। इसमें नई मांगे क्या आ गई है? नई मांगे आ गई है, उन्हें हर महीने सरकारी सैलरी चाहिए। मतलब मिनिमम वेजेस अगर माने 25,500 रुपए है तो 15 करोड़ किसानों को 12 महीने के लिए सरकारी सैलरी चाहिए, तो साल के लिए तो ये बनते 45,90,000 करोड़, जो कि भारत का जो टोटल बजट है ना, जो भारत का टोटल बजट है उससे केवल मात्र 90,000 करोड़ ही ज्यादा है। भारत का टोटल बजट है 45,00,000 करोड़। तो अच्छा, बीज पानी खाद फ्री चाहिए। मनरेगा के जो है वो मनरेगा का जो मैंने आपको हिसाब बताया था वो 1,04,000 करोड़ उनको वो चाहिए अलग से। अब किसान की तैयार फसल उनकी बर्बाद हो जाए, घास उगाए, अच्छी उगाए, खराब उगाए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको ट्रैक्टर फ्री चाहिए, ट्रैक्टर का पे लोन फ्री चाहिए और सारे लोन माफ होने चाहिए। और किसान के पिता ने अगर कोई लोन ले रखा है वो माफ होना चाहिए। और किसान का बेटा अगर ग्रेजुएट बन गया है तो उसको उस पे प्रशस्ति पत्र चाहिए साथ में, और वो ग्रेजुएट करके नौकरी कर रहा है तो वो एहसान कर रहा है और उसकी नौकरी की एवज में उसके पिता को अलग से एक तनख्वाह चाहिए। तो इस तरीके की मांगे हैं। तो मैं मानता हूं जो जायज मांगे हैं, हमारे किसान, हम भी किसान हैं, तो वो किसानों को मांगों को मान लेना चाहिए, वो मानी भी जाएंगी। परंतु अभी जो पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से लोग खड़े हुए हैं, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियों से ट्रैक्टर खींच रहे हैं, ऐसी ऐसी मशीनें लाए हुए हैं बॉर्डर पे जो पहाड़ों में सुरंग खोदने वाली होती है, जो आधे घंटे में तो सारे बैरिकेड उठा के फेंक देगी, ऐसी मशीनें हैं। और ये जो पैसा है जो मतलब 45,90,000 करोड़ रुपए का जो ये बजट बनना है और 36 लाख करोड़ का जो अलग बजट बनना है, ये कौन देगा इसे? चलो ये मान लेते हैं दे देगा कौन? देगा करदाता। इतना करा ही नहीं रहा, कहां से देगा? मोटिव आप समझिए, मैं कुछ इनपुट डाल दिया, आप देख लीजिएगा। मोटिव केवल अनस्टेबल करना है देश को, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ हरियाणा का पार्ट, कुछ पंजाब का सारा पार्ट ये आंदोलन में शामिल है। बाकी बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, चेन्नई और खासतौर से कांग्रेसी शासित राज्य का तो एक भी शामिल नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण बात और, एमएसपी जो है संविधान में जो राज्य की सूची में आता है, तो राज्य से डिमांड करे यार, राज्य अपने उसको लगेगा वो करेगा उस चीज को। परंतु नहीं, मोटिव कुछ और है। मोटिव को समझिए आप। मोटिव है अनस्टेबल करना और कैसे भी देश की अर्थव्यवस्था चरमराए, देश की हालत खस्ता हो, देश का नाम खराब हो और वो अपने मकसद में कामयाब हो। हम तो क्या मकसद में कामयाब हो यार, पर बराबर से लो ना, पाकिस्तान से भी लो आप, वहां तो आपकी हिम्मत होती नहीं। जो हम और आप हमसे अलग तो है नहीं, हम कहीं ना कहीं एक ही रहे हैं पहले भी। जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने खालसा बनाया, उनको कितना दर्द होता होगा, गुरु तेग बहादुर को, उनका आत्मा को कितना दर्द होता होगा, गुरु नानक देव की आत्मा को कितना दर्द होता होगा जब वो इस तरीके से सोचते होंगे कि दो ही भाई आपस में इस तरीके से एक अलग देश की बात कर रहे हैं। तो खैर ये पॉलिटिकल चीजें हैं, हमें इससे मतलब नहीं। मैं तो केवल आपको फैक्चुअल बताया है कि सरकार कोई भी हो, मोदी जी की हो या कांग्रेस की हो या किसी अन्य की हो, जो जायज डिमांड है वो जरूर माननी चाहिए और जो नाजायज डिमांड है उनके को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए और सख्त संदेश भी देना चाहिए। और सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरह की आंदोलन ना करके कोई ऐसा रास्ता निकाले, शांति का पथ से रास्ता निकाले कि जिससे सभी का भला हो। रोड रुकता है, लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, इमरजेंसी में दिक्कत होती है और बहुत सारे देश का नाम खराब होता है। तो हम सब एक ही हैं। सभी को प्रणाम मेरा, सभी आंदोलनकारियों को प्रणाम। उनकी जायज मांगे जरूर मांगी जाए और नाजायज मांगे वो खुद छोड़ दे। और ये वीडियो अगर आपको, जो मैंने आपको तर्क बताए, जो मैंने इस पे इनपुट्स दिए, अगर वो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो, ठीक लगी हो और मोटिव जो है मैंने आपको समझाने में अगर मैं कामयाब हुआ हूं, तो इस वीडियो को कम से कम 50 लोगों को शेयर करना। 50 लोगों को आपको शेयर करनी है वीडियो। और
लाइक करना, कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको ऐसे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो थोड़ी लंबी है, जरूर आपको इससे पूरा किसान आंदोलन का अभी का प्रयोजन क्या है, पहले क्या प्रयोजन रहे, सब पता चला होगा। नमस्कार।